सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरों ने आलमी खाम तेल मार्केट को अच्छा खासा हिलाया है। इन्वेस्टर्स ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर पाबंदियां नरम हुई और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम हुई तो आलमी सप्लाई खासी बेहतर हो सकती है। और इसी तवक्को पर खाम तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी हमने देखी है। कल भी और आज ट्रेडिंग में ब्रेंट क्रूड ऑयल मार्केट तकरीबन $101 फी बैरल के करीब रही और इस तरह कल के मुकाबले में आज 0.57% का बहुत ही माइनर सा इजाफा हुआ, जबकि WTI 92 से $96 फी बैरल के दरमियान ट्रेड करता हमने देखा है। अब मार्केट में 7 से 8% तक रोजाना गिरावट ने यह वाजे किया है कि इन्वेस्टर्स जंगी खतरात कम होते देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक लिमिटेड रिकन्सिलिएशन फ्रेमवर्क ज़ेर गौर है और इसमें ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने के साथ बाज़ अमरीकी पाबंदियां नरम करने और ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में फ्रीज फंड्स जारी करने और फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जहाज़रानी मामूल पर लाने जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। अब अगर ये पेशरफ्त कामयाब रहती है तो ईरान रोज़ाना लाखों बैरल इजाफी तेल आलमी मार्केट ला सकता है, जिससे आलमी तेल की कीमतों में खासी कमी हो सकती है। लेकिन ख़तरा मुकम्मल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नाकाम हुए और ईरान अमेरिका स्टैंड ऑफ मज़ीद 1 माह या इससे ज़्यादा जारी रहा तो आलमी मईशत शदीद दबाव में भी आ सकती है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। किसी भी रुकावट से तेल दोबारा $120 फी बैरल तक जा सकता है या इससे भी ऊपर जा सकता है। इसी तरह गैस सेक्टर भी शदीद मुतासर हो सकता है। कतर और खलीजी LNG सप्लाई मुतासर होने से यूरोप और एशिया में गैस की कीमतें दुगनी हो सकती हैं। बिजली पैदावार मज़ीद महंगी हो सकती है। इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ेगी। फर्टिलाइज़र में यूरिया और नाइट्रोजन खाद की कीमतें 50 से 100% तक बढ़ने का खदशा है, क्योंकि कुदरती गैस इस इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल है। खुराक की आलमी कीमतें भी फिर दबाव में आएंगी। खाद महंगी होने और फिर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने से गंदम, चावल, मकई और खुर्दनी तेल महंगे हो सकते हैं। आलमी फूड इन्फ्लेशन 15 से 30% तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और गरीब और इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल से मुतासर होंगी, जो अभी भी हो रही हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है। S&P 500 और यूरोपीय मार्केट दबाव का शिकार हो सकती हैं, जबकि सेफ इन्वेस्टमेंट समझे जाने वाले अमेरिकी डॉलर और गोल्ड मजबूत हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और इम्पोर्ट बिल खतरनाक हद तक ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इंतहाई हसास है, क्योंकि मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी सप्लाई से हासिल करता है। तो अगर ये कशीदगी बढ़ी तो पेट्रोल के साथ डीजल और इसके अलावा बिजली और खाद महंगी होगी और ओवरऑल महंगाई में तेज़ी आएगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मुतासर होगी और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा मजीद बढ़ सकता है, जो अप्रैल में पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगर ईरान अमेरिका मुआहदा कामयाब रहा तो पाकिस्तान को सस्ता तेल हासिल होगा, जिससे इम्पोर्ट बिल पर खासा रिलीफ, महंगाई का ग्राफ हमारे मुल्क में नीचे आ सकता है। अब इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिकली क्या कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन एज मीडिएटर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका इकोनॉमिक गेन पाकिस्तान को कब में और कैसे मिलेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यासिर मसूद साहब जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त पूरी सूरत हाल है, अगर ये डायलॉग कामयाबी से आगे बढ़ते हैं, किसी मंतकी हल की जानिब जाते हैं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान की ऑलरेडी तारीफ़ हो रही है, मज़ीद तारीफ़ होगी, लेकिन पाकिस्तान को इसका इकनॉमिक गेन कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि हम शायद सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं जंग की सूरत हाल में, अगर हम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। शुक्रिया अरबाब, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की पजीराई पूरी दुनिया में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मेडिएशन पाकिस्तान ने की थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान इमर्ज हुआ है एज ए क्रेडिबल इंटरमीडियरी इस जो बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ क्राइसिस है, जिसमें ईरान भी शामिल है, अमेरिका भी है और इसराइल भी है, जिसके एनर्जी शॉर्टफॉल्स जैसे आपने इंट्रो में कहा वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, ये मामूली फतह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस में वो ऑलरेडी है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उसके बावजूद हम उठे हैं और हमने दुनिया की बड़ी ताकतों को आपस में बिठाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। याद रहे कि ये जो पहली इस्लामाबाद टॉक हुई थी, तकरीबन 47 साल के बाद इसका सहरा पाकिस्तान को जाता है कि दोनों पार्टीज को फेस टू फेस नेगोशिएशन में वो ले आए। और उसके बाद अगर आप देखें कि ट्रूस बिल्कुल जारी है और वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर ही
दोनों पार्टीज जो है वो ट्रस्ट कर रही हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो। तो डिप्लोमेटिकली जब एक कंट्री लेवरेज करती है तो उसके डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं। मिसाल के तौर पे अब इस वेस्ट एशियन क्राइसिस से या पर्शियन गल्फ रीजन में जो क्राइसिस है, इससे एक चीज तो जाहिर हो गई है, दो बड़ी ताकतें मैं समझता हूँ वो इमर्ज हुई हैं, जिनको हम मिडल पावर्स कहते हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। अब सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे डिफेंस पैक्ट था जो लास्ट ईयर हमने किया, उसमें मजीद स्ट्रेंथ आई है। अब हमारी जो है वो डिप्लॉयमेंट सऊदीया में चली गई है। अब कतर जो है वो भी इसकी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, ओमान भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान को एज ए रिप्लेसमेंट अभी देखा जा रहा है। अमेरिका चूंकि इस रीजन से कंप्लीटली आउट हो जाएगा, अमेरिका ना सिर्फ बुरी तरह ये जंग हारा है बल्कि ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है, और उसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है वो माइनस है अमेरिका से। उसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल भी माइनस है। और देखें, अगर हम स्ट्रेटेजिकली इस बात को देखें, अमेरिका तो शायद जल्दी से अपने आप को यहाँ से एग्जिट स्ट्रेटेजी पे जा रहा है, लेकिन ईरान इस जंग के बाद के जो हालात हैं वो उसको भी देख रहा है। जो न्यू रोल है ईरान का, जो न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने जा रहा है, जो न्यू डायमेंशंस बन रही हैं, उसमें ईरान जो है वो अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तहत देख रहा है। तो आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि डिप्लोमेटिक सक्सेस जो है वो रास्ता बनाती है आपकी इकोनॉमिक जो है वो असेंडेंस का, यानी आपकी जो मईशत है उसमें बेहतरी आती है। ये जो सिक्योरिटी पैक्ट्स पाकिस्तान मजीद करेगा, इसमें पाकिस्तान की लेवरेज बढ़ेगी। दूसरी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से एक एनर्जी चोक पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको पता है ईरान ने उस पर कंट्रोल रखा, और कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो अमेरिका के लिए शदीद बढ़ाई, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी। उससे एक बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ कि गवादर पोर्ट और आपके जो कराची का पोर्ट है और जो बाकी पोर्ट्स हैं वो बहुत हद तक वाइबल हो गए हैं, और दुनिया की नजरें इस पे आ गई हैं कि ये अल्टरनेटिव रूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चाइना के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये उसका शॉर्टेस्ट रूट बनता है, और इसी तरीके से अब जब से लैंड रूट खुला है ईरान के साथ, तो ये कनेक्ट हो सकते हैं। जो सिस्टर पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट था ना कि गवादर पोर्ट और जो ईरान का पोर्ट है, इनको हम सिस्टर पोर्ट्स का नाम देते थे, तो वो अब सही मानों में कनेक्ट हो सकते हैं। ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के साइंस हैं। उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक मुल्क के ऊपर इतने कंट्रीज ट्रस्ट करना शुरू करें, उसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, उसी मुल्क में जो है वो आपकी जो मईशत है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इवेंचुअली और ग्रेजुअली आम लोगों तक जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने पोर्ट्स एक्टिव होने की बात की जा रही है, ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और इसके फ़वाइद हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस जंग का जो ये हमें सबसे पहले लॉस हुआ, ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की सूरत में, वो शॉक हम तक फौरी पहुंचा है। और जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें पर लीटर पेट्रोल, पर लीटर डीजल जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से एक आम आदमी परेशान है, इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट्स हमारी लिमिटेड हो गई हैं, इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत इसकी वजह से पिछले महीने अप्रैल में रिकॉर्ड हाई हो गया। तो ये इस प्रेशर को पाकिस्तान कैसे इस वक्त बर्दाश्त करे और ये कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए, ये जो मसले हैं ये कोई वो जिसको कहते हैं ना कि शॉक वेव्स नहीं है, मैं इनको नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये तो पाकिस्तान के ऊपर जब भी किसी मुश्किल वक्त आना था तो पाकिस्तान ने उसके जो असरात हैं वो महसूस करने थे, और ये चाहे पूरी दुनिया ने किए हैं। और पाकिस्तान चूंकि नेक्स्ट डोर नेबर है और हम चूंकि ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स ऑलरेडी नहीं है, एक्सपोर्ट्स जो है वो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक जो इम्बैलेंस है वो काफी टाइम से है, वो काफी सालों से। प्रॉब्लम ये है कि जो लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस नहीं किए, और जब तक कोई भी गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये मसाइल मजीद बढ़ेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। इन शॉक वेव से हम निकल जाएंगे शायद एक टेम्परेरी हल के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी हमारे ऊपर बोझ आया तो कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है।
जब तक आपकी पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसीलिए होती हैं, उसमें गवर्नेंस की रिफॉर्म्स हैं, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसमें सोशल रिफॉर्म्स हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी रियासत के ऊपर भी नहीं आएगा और लोगों के ऊपर भी नहीं आएगा। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे, टैक्सेशन का निजाम आप बेहतर बनाएं, तो फिर इस तरह की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिस तरह चाइना है, बाकी कंट्रीज हैं, वो इन शॉक वेव्स के लिए ऑलरेडी तैयार रहती हैं। एटलीस्ट उनके पास विंडो होती है 2 से 3 से 4 5 से 6 माह जो है वो एडॉप्ट कर सकती हैं, इस शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। चूंकि पाकिस्तान के ये बड़े पुराने मसाइल हैं और जब तक पाकिस्तान इनके ऊपर काम नहीं करेगा तो ये मसाइल हमारे ऊपर आते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हैं हमारी अभी इस रिसेंट टाइम में, ये अपनी जगह पर, लेकिन इसको हम मैक्सिमम कैपिटलाइज इकोनॉमिक गेन की सूरत में उसी वक्त कर सकेंगे जब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगी। लास्ट ईयर सितंबर के फर्स्ट वीक में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई चाइना में, पाकिस्तान से कोई 250 पौने 300 बिजनेस डेलीगेशंस वहाँ गए, कंपनीज़ के लोग गए, बहुत B2B मीटिंग्स हुई, MOUs हुए। प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया कि कुछ 4 से 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना से पाकिस्तान आएगी, और वो हम देख रहे हैं कि वो अभी तक वो जो MOUs थे वो मैच्योर नहीं हो सके, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका है। तो ये इस तरह की मुश्किलात फिर हमें रहेंगी जब तक इन रिफॉर्म्स की तरफ हम नहीं जाते। बिल्कुल रहेंगी। वो तो चले, डिप्लोमेटिक सक्सेस तो आपकी ठीक है, वो आपकी डिप्लोमेसी काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो उससे हटके है। और दोनों ऑफ कोर्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए आपने एक वायबल कंडीशंस पहले बनानी होती हैं, एक फर्टाइल ग्राउंड बनानी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप वेलकम करते हैं बाकी कंट्रीज को, उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। इनेबलिंग एनवायरनमेंट बड़ा आसान लफ्ज है और बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन वो असल में है क्या? वो ये है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए आप अट्रैक्शन मजीद बढ़ाते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई कर सकें। उसके लिए आप ऐसी वायबल कंडीशंस बनाते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो खुशी से यहाँ आए, इन्वेस्ट करे। पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस लेके आते हैं ताकि उनके लिए जो पॉलिसीज हैं वो आसान रहें। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग चाइना, जापान, आप किसी भी मुल्क को देख लें, वो लिटरली जो है वो प्लीड कर रहे होते हैं कंट्रीज को कि आए हमारी टूरिज्म में लगाएं, आए हमारी एग्रीकल्चर में पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें। ये इस तरह की वायबल कंडीशंस आपको बनानी पड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी जुड़ी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के साथ। जब तक आप वहां से रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने जो वोट बैंक है वो उसको सर्व कर रहे होते हैं, ना कि मुल्क को सर्व करते हैं। सही। तो इसमें एक बहुत बड़ा बैलेंस आता है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे और ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनसे इसको अलहदा नहीं करेंगे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, तो तब तक ये मसाइल रहेंगे। जब तक आप आगे नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स का रोड मैप नहीं देते जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का इनपुट मिनिमम हो, बल्कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो सबसे टॉप पे हो, और किस तरह पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है अगले 10 से 15 साल में, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर मसूद साहब, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, बीजिंग थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान डील पर पेशरफ्त और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए मुमकिन ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान के बाद आलमी मालियाती मार्केट्स में एक बड़ी मुस्बत लहर दौड़ गई। हम देख रहे हैं जब भी ये मामला किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो ये बड़ी एक पॉजिटिव फील आती है। इन्वेस्टर्स ने अब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और तेल सप्लाई बहाल होने का इशारा इसको समझा है, जिसके बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में हमने खासी तेज़ी देखी है। सबसे ज़्यादा तेज़ी साउथ कोरिया की मार्केट में देखी गई, जहाँ इंडेक्स 7.8% बढ़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरियन मार्केट एनर्जी इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, इसलिए तेल की कीमतों में कमी ने इन्वेस्टर्स को भरपूर एतमाद दिया है। चाइना की शंघाई कंपोजिट में भी 1.2% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जबकि हैंगसेंग इंडेक्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा है और जापान के निक्केई 225 में भी बहाली का ट्रेंड सामने आया है। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने खित्ते में इस वक्त बड़ी नुमायां कारकर्दगी पिछले कुछ अरसे में दिखाई है, लेकिन 2-3 महीने से ये मार्केट डिस्टर्ब रही है। अब आज जब कारोबारी दिन का इख्तिताम हुआ तो हमने एक बार फिर मोमेंटम में बेहतरी देखी। 1189 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ। कल
ऑलमोस्ट 4% ऊपर गई थी मार्केट, उससे पहले भी 2 दिन बड़े पॉजिटिव रहे थे, तो ओवरऑल ये वीक बड़ा पॉजिटिव रहा और 1,72,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर मार्केट क्लोज हुई। एक मौके पर ये 173 के को भी क्रॉस कर गई थी और बड़ा अच्छा ट्रेडिंग का ये माहौल रहा था। तो अब गुज़िश्ता रोज़ 171 से 172 पर ये मार्केट आई है, जिसे इन्वेस्टर्स ने मार्केट के लिए बड़ी बेहतर इस वक्त डेवलपमेंट करार दिया है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खरीदारी है वो बैंकिंग के साथ एनर्जी और सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी देखी गई है। अब इन्वेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका मुआहदा कामयाब हो जाता है तो और जो रॉ ऑयल है उसकी कीमतें मज़ीद नीचे आ सकती हैं, जिससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी कम होगा और फिर पाकिस्तानी रुपये पर दबाव भी कम होने के साथ महंगाई में किसी हद तक कमी आ सकती है। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड इस वक्त ऑलमोस्ट 98 to 101 डॉलर फी बैरल, जबकि WTI 92 से 96 डॉलर फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। अब यही कमी एशियाई मईशतों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ बनी है। तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में ईरान डील पर मजीद कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो एशियाई मार्केट्स में रिकवरी का सिलसिला जारी भी रह सकता है और तेज़ भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये डायलॉग्स नाकाम होते हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में दोबारा कोई कशीदगी होती है तो फिर मार्केट्स दोबारा उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती हैं। अब ये मोमेंटम कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2-3 महीनों के बाद ऐसा फेज़ आया हमारी स्टॉक मार्केट में कि लगातार 4 दिनों तक हम पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ग्रो कर रहे हैं, वरना पिछले हफ्तों में पहले दिन मार्केट कोलैप्स कर जाती थी, अगले 2-3 दिन रिकवरी के होते थे। तो अब ये वाकई रिकवरी फेज़ में हम जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या आगे फिर कोई वक्ती शौक आ सकता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। हमने ऑफ कोर्स देखा था कि मार्केट ने अपनी जो बॉटम पे 146,000 पॉइंट्स पे थी और अब 170,000 पॉइंट से ऊपर वापस इंडेक्स आ चुका है। देखें, आई थिंक मार्केट शॉर्ट टर्म में तो रिएक्टिव रहेगी। जो आपके ग्लोबल हेडलाइंस हैं, जियो पॉलिटिक्स है, ज़ाहिर जो जंग की सूरत हाल है, उसमें मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्शन देती रहेगी। मगर आई थिंक मार्केट ये भी देख रही है और आई थिंक इससे हौसला ले रही है और उम्मीद ले रही है कि जी जो आलमी सतह पे जो तेल की कीमतें हैं, जो वो $120 हो गई थी, अब वो तकरीबन $95 पे आ गई हैं। तो आई थिंक मार्केट उससे ज़ाहिर कॉन्फिडेंस ले रही है। एंड देन ऑफ कोर्स ज़ाहिर स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, कभी ज़ाहिर पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आएंगे, ईरान से आएंगे, US से आएंगे, डिफरेंट ममालिक से हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, कभी अच्छे स्टेटमेंट्स होंगे, कभी बुरे होंगे। मगर आई थिंक जो इन्वेस्टर जिसमें फोकस ये कर रहा है कि जी जो सीज़ फायर आपने 7 या 8 अप्रैल को जो स्टार्ट किया था वो अभी तक कायम है और अभी तक जो जंग की जो सूरत हाल है वो रिलेटिवली कंटेन्ड है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में थोड़ा सा वापस आया है, वॉल्यूम्स में भी हमें थोड़ा सा नज़र आया है और जो ज़ाहिर जो इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी है उसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है और उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दी है। और मुस्तफ़ा साहब, हमने देखा कि अप्रैल के महीने में मार्केट खासी डाउन एंड आउट रही, लेकिन बड़ी तादाद में कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन SECP में हुई, जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का भी एक बड़ा शेयर है। 4,000 पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी एक महीने में इतनी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर नहीं हुई। तो लोगों का एतमाद अभी भी मौजूद है, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा है, लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रो करेगी। देखें, अगर आप मार्केट में अगर आप देखें पिछले 3 साल से जब मार्केट में तेज़ी स्टार्ट हुई है 2023 जुलाई के बाद, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो है वो जनरली नेट सेलिंग पे ही रहा है। और आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, दूसरे कॉर्पोरेट्स हों, बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, इंडिविजुअल्स हों, उन्होंने मार्केट में बाइंग करी है। तो जनरली फॉरेन इन्वेस्टर का जो इनफ्लो है वो हमने इस तेज़ी के अंदर नहीं देखा। और ज़ाहिर आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से बहुत सारी मल्टीनेशनल्स थी जिन्होंने एग्जिट लिया है या उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। जैसे अभी रिसेंटली जो आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपनी जो लोकल ऑपरेशंस थी उनको एग्जिट करके वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे चला गया था। तो देखें, अभी तक तो जो जनरल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो हमने नहीं देखा। यस, इनकरेजिंग साइंस हैं कि जैसे पाकिस्तान ने अभी यूरो बॉन्ड इशू कर दिया $750 मिलियन का, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में उसने वापसी ली है आफ्टर मैनी ईयर्स। ये बहुत इंकरेजिंग साइन है आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए और मईशत के लिए भी। और जहाँ तक आपने SECP की रजिस्ट्रेशंस की बात करी, आई थिंक दिस इज़ अ टेस्टमेंट कि गवर्नमेंट अब एक रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर काम कर रही है और उसके जो नताइज हैं वो अब थोड़े बहुत सामने नज़र आ रहे हैं कि जो रेड टेप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इतनी ओवर रेगुलेशन है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी ओपनिंग वो एक आसान तरीके से
हो सके। अदर देन सारे जो SECP की जो अकाउंट ओपनिंग्स थी, ऑफ कोर्स हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट ओपनिंग्स हैं अप्रैल के अंदर, वो भी एक रिकॉर्ड हाई पे चली गई थी। आई थिंक इस महीने 24,000 नए अकाउंट्स PSX में खुले। और आपको याद होगा कि 2023 तक मार्केट में जो UIN अकाउंट्स थे, यानी जो यूनिक अकाउंट्स थे, इन्वेस्टर अकाउंट्स थे, वो लगभग तकरीबन 2 लाख के थे। और वो 2 लाख के बहुत सालों तक यानी फंसे हुए थे उस नंबर पे। मगर अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में वो नंबर 2 लाख से बढ़ के अब 5 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये भी बहुत एक इंकरेजिंग साइन है हमारी कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए कि जी रिटेल इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं। और मुस्तफा, ये मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि जो 24,000 का फिगर है, चूँकि ये 14 और 1500 पर डे पर जाता है अगर आप हॉलीडेज़ को हटा दें, तो ये ट्रेंड, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, ये बड़ा एक आउटस्टैंडिंग ट्रेंड है, ये इतनी बड़ी तादाद में नए लोगों का आना मार्केट के लिए, और इससे फिर मार्केट का वॉल्यूम भी वक्तन फ़वक्तन बढ़ता रहेगा। जी जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड है। देखिए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जी सालों तक हमारे पास सिर्फ 2 लाख UIN थे और अब वो 5.25 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सिर्फ पिछले 2-3 साल में हुआ है। एंड इसकी वजूहत आई थिंक इसकी वजूहत मेजर 2 हैं। एक तो ये कि मार्केट की अपनी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है, जिससे लोगों ने अट्रैक्ट किया है। बिकॉज अगर आपको याद है 2017 से 23 तक मार्केट एक बहुत फ्लैट फेज में थी, और अब ज़ाहिर है उसके बाद उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है, जिससे इन्वेस्टर ज़ाहिर है अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है कि जी जो 4G है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल ऐप्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, म्यूचुअल फंड्स की, उससे जो है लोग जो हैं उनको एक्सेस मिला है पहली दफ़ा एक आसान तरीके से कि अकाउंट ओपनिंग आप एक अपने फ़ोन पे ही कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप इनको साथ लें कि जी इन्वेस्टर्स के पास कॉन्फिडेंस है मार्केट की परफॉर्मेंस पे और वो बहुत आसानी से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। देखें अगर आप रीजनल कंपैरिजन करें तो यस, अभी तक पाकिस्तान बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। आप अगर सपोज श्रीलंका में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ऑफन 20, 25, 30% तक भी जाती है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स वो नंबर अभी भी 1% से कम है। तो अभी तो जर्नी हमने स्टार्ट करी है, अभी बहुत आई थिंक आगे आप इसके ऊपर और डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जितने नए लोग आएंगे, जितने नए इन्वेस्टर्स आएंगे, उतनी ही मार्केट में मैच्योरिटी आएगी, डेप्थ आएगी, ठहराव आएगा, और जो वॉलेटिलिटी है और जो लोगों का ऑफन जो कंप्लेंट या जो कंसर्न होता है कि जी हमारी मार्केट एक कसिनो की तरह एक्ट करती है, तो वो भी फिर कंसर्न्स आहिस्ता आहिस्ता लोगों के खत्म होते जाएंगे। और मुस्तफा साहब, आखिर में जो वो फैक्टर जो कि बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट मार्केट पर होते थे, इम्पैक्ट करते थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ता था तो मार्केट में वो ग्रोथ नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस बार उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी ग्रो कर रही है। एक्सटर्नल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में बहरहाल स्टेबिलिटी और ग्रोथ नज़र आ रही है। तो अगर ये सिलसिला एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रोलॉन्ग होता रहा और इंटरनल फैक्टर भी, ये इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती रही, तो भी मार्केट ये अपना 160s 170s वाले ट्रेंड को बरकरार रख सकती है या फिर कुछ मुश्किलात आ सकती हैं आगे? जी देखें, बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हाईलाइट करी। देखें पाकिस्तान का ज़ाहिर है जो हमने इस जंग के दौरान जो देखा है कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है, बिकॉज आपके पास जो फिस्कल साइड पे आपके पास बफर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, आपके पास एक्सटर्नल साइड पे आपकी जो रिजर्व पोजीशन है वो, इवन दो स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 2-3 साल से, मगर जंगी हालात में जहाँ क्राइसिस हो जाए और ऑयल डबल हो जाए, आपकी रिजर्व पोजीशन अभी भी बहुत हल्की है। और क्या कहते हैं, इस वजह से पाकिस्तान ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर ये जंगी हालात बरकरार रहे और तेल की कीमतें $100 से ऊपर रहीं। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती है, अगर सपोज ये 2-3 महीने और चल गई जंग और क्या कहते हैं इसका हमें कोई हल नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप अपनी इंपोर्ट साइड पे भी देखेंगे, आप करेंसी पे भी प्रेशर देखेंगे, और फिर ज़ाहिर स्टेट बैंक को भी हरकत में आना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी थी 27 अप्रैल को, उसके अंदर स्टेट बैंक ने एक प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव एक मूव ली कि जहां उसने 1% शरह सूद में बढ़ा दिया और 11.5% पे ले आया। मगर ज़ाहिर है अगर और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो महंगाई का जो नंबर है और जो डेटा हम देखेंगे, अप्रैल में हमने देखा कि वो एकदम से जंप किया, जो मार्च फरवरी जनवरी के जो नंबर थे 6-7% के, वो अप्रैल में एकदम से 12% का हो गया, और हम यही एक्सपेक्ट करें कि मई और जून में ये नंबर
ऊपर की तरफ ही रहेगा, शायद इवन थोड़ा सा और ऊपर चला जाए 12-13% की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के बड़े दावों के बावजूद पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी प्रोग्राम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देता है। कमर्शियल बैंक्स ने वज़ीर आज़म की सब्सिडी स्कीम के तहत मौसूल होने वाली तकरीबन 44,689 दरखास्तों में से सिर्फ 4,000 से कुछ ज़ायद ही मंजूर की हैं, यानी सिर्फ 9% दरखास्त देने वालों को ये फाइनेंसिंग मिल सकी है और 91% दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई हैं। अब इस कमज़ोर कारकर्दगी के बाद इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रोग्राम में बड़ी पॉलिसी तब्दीली की मंजूरी दे दी है। हुकूमत अब बैंक्स पर रिलायंस कम करके सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल को फरोग देगी। पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल्स इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम का मकसद मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ रिक्शों और लोडर्स को फरोग देना था ताकि पेट्रोल इंपोर्ट कम हो सके और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आए। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर में 9 अरब रुपए मुख्तस किए थे, जबकि टारगेट 1,16,000 से जायद इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करना था। लेकिन हुआ क्या कि प्रैक्टिकली इस सूरत हाल के बरक्स बहुत कुछ हमने देखा कि मनफी सूरत हाल रही। पहले मरहले में 41,000 बाइक्स का टारगेट रखा गया, लेकिन सिर्फ 5,409 गाड़ियां तकसीम हो सकी, जो कुल टारगेट का सिर्फ 4.5% बनता है। बैंक्स ने न सिर्फ ज़्यादा दरखास्तें मुस्तरद कर दी, बल्कि 143 मिलियन रुपए की महदूद फाइनेंसिंग फराम की। इसके मुकाबले में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ज़्यादा कामयाब रही है। इसी मॉडल में 1339 दरखास्तों में से 1334 अफराद को ये ई बाइक्स मिल गई हैं, जबकि 77% अफराद के अकाउंट्स में बराह रास्त सब्सिडी मुंतकिल कर दी गई है। इसी कामयाबी के बाद अब हुकूमत ने नए मरहले में बराह रास्त सब्सिडी मॉडल को मरकजी हैसियत देने का फैसला किया और नई पॉलिसी के मुताबिक कंज्यूमर मुकम्मल कीमत अदा करने के बजाय सब्सिडी की रकम को माइनस करके ये बाइक हासिल कर सकेगा। BS16 और इससे कम ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है, जहां सिर्फ 10,000 रुपए एडवांस देकर ये इलेक्ट्रिक बाइक हासिल की जा सकेगी, जबकि हुकूमत बाकी रकम फिर इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अदा करेगी। हुकूमत ने जोग्राफियाई कशीदगी और एनर्जी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 3 माह में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में लाई जाएंगी और ये बाइक्स पहले से मौजूद CKD किट्स के जरिए तैयार होंगी ताकि इजाफी इंपोर्ट प्रेशर ना बढ़े। अब हुकूमत का दावा है कि इस इकदाम से सिर्फ 3 माह में 8.6 मिलियन लीटर पेट्रोल की बचत होगी, जबकि अगले 5 वर्षों में तकरीबन $222 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भी बचाया जा सकेगा। लेकिन एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम शफाफ अंदाज में चलाया गया तो पाकिस्तान की फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट के साथ शहरी आलूदगी और ट्रांसपोर्ट अखराजात में भी नुमाया कमी हो सकती है। लेकिन जो बैंक का सेक्टर है उसकी थोड़ी सी अदम दिलचस्पी के साथ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के मसाइल और पॉलिसी में बार बार तब्दीलियां अब भी प्रोग्राम के लिए भी चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, अली मोइन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, को फाउंडर हैं ईजी बाइक्स के, उनसे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अली मोइन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी बैंक्स को दरखास्तें गई और वहाँ से 91% केसेस को रिजेक्ट किया गया, तो ये इससे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर, ज़ाहिर इससे जो सेल थी, जो डिमांड थी, उस पर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोगों ने जो मेरी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक आधे लोगों ने बैंक फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया था इस PF की स्कीम में, और उनको ज़ाहिर बात है फिर वो सब्सिडी नहीं मिली बिकॉज बैंक्स ने उनका क्रेडिट अंडरराइट नहीं किया, उनको अप्रूव नहीं किया। तो ये अफसोसनाक बात तो है, लेकिन हैरान कुन बात कहीं से भी नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत को ये बात पता होनी चाहिए थी। हम इनको पिछले 1 साल से ये बता रहे हैं कि आपके बैंक्स एक आम पाकिस्तानी शहरी को अंडरराइट नहीं करते, उनको उधार नहीं देते, तो वो आगे क्यों जाके देंगे? जब उन्होंने पिछले 50 साल में नहीं दिया तो इस साल क्यों देंगे वो? तो हमने उनको बताया था कि आप बैंक फाइनेंसिंग पर रिलाई ना करें, ये नहीं अप्रूव करेंगे, क्योंकि देखिए बैंक का क्रेडिट स्कोर होता है, उनका एक अंडरराइटिंग क्राइटेरिया होता है, वो आंखें बंद करके हर इंसान को तो पैसे नहीं दे देते। तो यही हुआ, बैंक्स ने लोन अप्रूव नहीं किए और तकरीबन 1 साल भी गुजर गया और आपकी पॉलिसी जहाँ पे पहले फेज़ में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी थी और अगले फेज़ में 1 लाख देनी थी, तो उसमें चंद हज़ार डिप्लॉय और बाकी डिप्लॉय भी नहीं हुई, और जो पैसे कटते रहे टैक्स के फॉर्म के अंदर या लेवी के फॉर्म में, वो पैसा आके सब्सिडी में ऐड होना था जो 9-10 अरब रुपए थे, वो भी डिप्लॉय नहीं हुए। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई विक्ट्री नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है जो PF की स्कीम है। तो अली मोइन साहब, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो ये सब्सिडी का अमाउंट है, इसके साथ ये जो सेक्टर है ये वाकई एमर्ज हो सकेगा, बहुत तेज़ी से लोगों तक ईजी बाइक्स पहुंच सकेंगी, या फिर लोगों का जब अपना इंटरेस्ट होगा, उनकी अपनी अफोर्डेबिलिटी होगी, तभी फिर ये सेक्टर आगे की तरफ जा सकेगा?
जी, मेरे ख्याल से ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरह था। अगर इसको प्रॉपरली सही तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है ना स्कीम को, जो कि इतना मुश्किल नहीं, हमने इनको एडवाइस भी किया था। और अभी जो नया पीएफ की स्कीम सुना है बन रही है, वो वही चीज़ बन रही है जो 1 साल पहले हमने इनको कहा था कि बना दें। तो ये एक स्टेरॉइड शॉट की तरह होगी। ये लोगों को इसकी तरफ लेकर आएगी, क्योंकि खास करके जो अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक बाइक है, वो थोड़ी महंगी होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और इस सब्सिडी के जरिए जहां उनको 80,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, या अगर रिक्शा लेते हैं तो उस पर अब 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट ट्रैक करेगी। साथ साथ यही जो पिछले 1-1.5 महीने में जो फ्यूल की क्राइसिस हुई है पाकिस्तान में, हमने देख लिया है कि इस टाइम पे मेजॉरिटी जो आपके OEMs बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस टाइम पे तो अगर ये पेव ना भी हो तो जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से लोग बाइक्स खरीद रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव वैसे ही हो जाएगी। बहरहाल ये पैसे कटे हुए थे, ये एलोकेट हुए हुए थे इस चीज़ के लिए, सब्सिडी के लिए इनको यूटिलाइज होना चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होगी, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं मेरे ख्याल से, जैसे कि इसमें लोकलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तरह से ये है कि इसमें जितनी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो आके अप्लाई कर सकती हैं और उनकी बाइक्स के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये ऐसे ही है कि हमारी हुकूमत सब्सिडी दे रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी और मुल्क में हो रही है। ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये पहले फेज़ के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट लोकलाइजेशन की नहीं थी, और मेरे ख्याल से जो अभी करंट फेज़ आया शायद इसमें भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो तशवीशनाक है हमारे लिए, कि सब्सिडी उधर यूज़ होनी चाहिए जहाँ पे ठीक है हमारे मसाइल हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आए ताकि फ्यूल इंपोर्ट बिल कम हो, लेकिन साथ साथ हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी तो सपोर्ट करना है। अगर हम वो सारी सब्सिडी चाइनीज़ सिकिट ये सेमलर्स को दे देंगे तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? हमारी जो पेट्रोल मोटरसाइकिल की जो वेंडर बेस है वो तो इससे बहुत ज़्यादा इसको नुकसान होगा, क्योंकि वो पेट्रोल बाइक्स तो अब इंपोर्ट होकर बाहर से आ रही होंगी, तो जो यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं उनका क्या होगा? उनकी नौकरियों को कौन सोचेगा? तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मद्देनजर रख के इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जो कि पिछली दफ़ा तो नहीं हुआ और आई होप इस दफ़ा हुआ हो, लेकिन मेरे जो नॉलेज में है वो अभी इस दफ़ा भी नहीं हुआ। सही। और अली साहब, ज़ाहिर है अब ये पेट्रोल बाइक्स या पेट्रोल कार्स का जो खर्चा है इस वक्त, जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है वो तो कोई 70-80% बढ़ चुका है लोगों का, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आज की तारीख में पेट्रोल 400 रुपये को क्रॉस कर गया जो पंप से इस वक्त अवेलेबल है। कल कितना इजाफा हो जाए, जब ये जुमे का दिन आता है लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं कि पता नहीं कितने रुपए मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो इन हालात में इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की जो वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है वो कितनी बढ़ चुकी है और कितनी ज़रूरी है अभी लोगों के लिए, कितनी बचत प्रोवाइड कर सकती है मंथली? जी, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक बाइक है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक कार तो देखें जो 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है, मेरा नहीं ख्याल है पेट्रोल उनके लिए इतना बड़ा मसला है। तो गाड़ियों की तरफ हमें ज़्यादा, बेशक ठीक है उनको सपोर्ट करें, लेकिन गाड़ियों से कोई आपका फ्यूल इंपोर्ट बिल भी कम नहीं होना, क्योंकि उनका डॉलर फुटप्रिंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक SUV कार अगर आप लेते हैं, $16-17 हज़ार तो बाहर चले जाते हैं इसकी इंपोर्ट के अंदर। अच्छा। तो अगर आप उसको 25,000 किलोमीटर भी साल में चलाएं तो 10 साल लगेंगे उस जो आपकी फ्यूल सेविंग जो डॉलर फुटप्रिंट को ऑफसेट करने में, और 25,000 किलोमीटर तो गाड़ी चलती नहीं साल के अंदर, तो प्रॉब्ली 20 साल लगेंगे उसको सिर्फ नेट ऑफ करने में। और तो आपने ये भी 2-3 बार बैटरी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से ऐड हो जाएगी उसमें। जी, तो जो गाड़ी का जो इम्पोर्ट बिल है उसको तो आप ऑफसेट ही नहीं कर सकते, 2 डेकेड्स लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद थे, को फाउंडर। इसी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।